नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ की दी शुभकामनाएं। छठ को श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का बताया संगम। छठ उत्सव में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने की सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजित होने वाली एकता दौड़ में शामिल होने की अपील। दुनिया भर में प्रसिद्ध भारतीय कॉफी की भी की चर्चा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधार पर की बात। कहा, त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत उत्सव को लेकर देशवासियों में दिखा खासा उत्साह। मलेशिया में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति के मुद्दों पर होगी चर्चा। और खेल की खबरों में आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का बांग्लादेश में अंतिम लीग मुकाबला आज। भारत पहले ही सेमीफाइनल में बना चुका है जगह। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ का जिक्र करते हुए सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने गुजरात में मैंग्रोव पौधे लगाने की जो मुहिम है उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। आइए आपको सुनवाते हैं। छठ पर्व आस्था, आराधना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर में छठ पर्व के उल्लास का जिक्र करते हुए छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायी बताया। सादगी और संयम के प्रतीक छठ पर्व के दौरान पवित्रता और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। छठ घाटों पर इस दौरान पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छठ महापर्व स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है। उन्होंने देश भर में स्वच्छता और प्रकृति के लिए किए जा रहे विशेष पहलों का जिक्र किया। इस कड़ी में उन्होंने अंबिकापुर में चलाए जा रहे गार्बेज कैफे और बेंगलुरु में कुओं और झीलों की सफाई को प्रेरक उदाहरण बताते हुए इसे स्वच्छता की दिशा में बदलाव का वाहक बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है
कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन में गुजरात में वन संरक्षण से जुड़े और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मैंग्रोव की भूमिका का जिक्र किया। गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहाँ की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है, केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहाँ के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धौलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की और देशवासियों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वदेशी का मंत्र देते आए और स्वदेशी की बात करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने भारतीय कॉफी की चर्चा की, जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की चर्चा करते हुए गुजरात के एकता नगर में होने वाली एकता दिवस परेड में भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन देखने की अपील की। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हमारी संस्कृति और हमारे देश के कई पहलू सामने उभर कर आते हैं। प्रधानमंत्री का जोर वोकल फॉर लोकल पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चाय से जुड़ाव तो जग जाहिर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में उत्पादित होने वाली कॉफी की चर्चा की। अराकू कॉफी की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरापुट कॉफी की चर्चा की है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। ओडिशा के कोरापुट में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कॉफी उत्पादन के काम में आ गए, जिससे उन्हें सम्मान और सफलता दोनों हासिल हुई। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत की कॉफी की दुनिया भर में पहचान बन रही है। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है, चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके। भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की बात की। उन्होंने देशवासियों और सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के श्वानों को अपनाने की अपील की थी, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने जहां अपने दस्ते में इनकी संख्या बढ़ाई है, वहीं इन्हें तकनीक और नवाचार के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएसएफ द्वारा श्वानों को विदेशी नाम देने के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा और भारतीय नस्ल के श्वानों के अद्भुत साहस का भी जिक्र किया। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर
एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में नवाचार वाले विचारों पर काम होने का जिक्र किया। उन्होंने सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे व्यक्ति और समूहों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की, जिससे कि देश और नागरिकों के बारे में कई नए पहलू वे अपने कार्यक्रम के जरिए साझा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजित होने वाली एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा और कोमारम भीम के बारे में पढ़ने के लिए भी अपील की है। आइए आपको दिखाते हैं। सरदार पटेल आधुनिक भारत के महान विभूतियों में से एक और देश की महान शख्सियत। बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती थे। वकील के पेशे से नाम कमाया, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर सब कुछ छोड़ आजादी की राह चुनी। उन्होंने खेड़ा, बोरसद जैसे आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने देश में एकता, स्वच्छता और अच्छे शासन की मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 31 अक्टूबर को महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर में आयोजित होने वाले एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के कालखंड के हैदराबाद के निजाम के अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए नौजवान कोमरम भीम का जिक्र किया। उन्होंने किसानों के खिलाफ हो रहे निजाम के अत्याचार का विरोध किया। साथ ही निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरने का काम किया। उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही। वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही। बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए और आदिवासी समुदाय के अधिकार के लिए जो काम किया वो अतुलनीय है। उन्होंने युवाओं से भगवान बिरसा मुंडा, कोमरम भीम और आदिवासी समुदाय से आने वाली कई अन्य विभूतियों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी 7 नवंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस मौके पर देश भर में होने वाले कई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए देशवासियों से अपने सुझाव भेजने की अपील की। साथ ही उन्होंने अपने कार्यक्रम में देश भर से जो युवा हैं उनके बीच संस्कृत भाषा की बढ़ती लोकप्रियता का भी
जिक्र किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसे सुनते ही हर भारतीय देश प्रेम की भावना से भर उठता है, देश के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्रगीत का जिक्र करते हुए कहा कि वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। आगामी 7 नवंबर को देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए देशवासियों से #वंदे मातरम 150 के साथ अपने सुझाव साझा करने की अपील की। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे, देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। संस्कृत हमारे देश की। आइए अब लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जसोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर PN अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि जसोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान जसोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर PN अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि
स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान देंगे। इस प्रयास में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का ये दायित्व बनना है कि देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई भी देशवासी वंचित ना हो। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्यों की प्राप्ति में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि इस मेडिसिटी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किए जाएंगे। मैं मानती हूं कि मेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि ये संस्थान अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल के अपने मिशन को कार्य रूप प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग देश में रहते हैं। वो भी देश को विकास करने में अपने योगदान देते हैं। उनका जिंदगी भी बहुत कीमती है। उनको भी हर क्षेत्र में सहयोग मिलना चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि निजी तथा सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के बल पर भारत पूरी विश्व में हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा।
यशोदा मेडिसिटी गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के द्वारा अपनी पहचान बनाए तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराएं। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और डॉक्टर अरोड़ा को और उनके साथ एसोसिएटेड सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति को, जो कि गाजियाबाद में मौजूद थी, जहां उन्होंने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन जो समारोह है उसमें अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी राष्ट्र का जो स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो मजबूत होता है तो जो देश है वो सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ता है। और ख़ासतौर पर अगर मल्टी स्पेशलिटी जब हॉस्पिटल्स खुलते हैं तो उच्च स्वास्थ्य गुणवत्ता मिलती है। फिलहाल समाचार में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।